मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। और ये बढ़ोतरी क्यों ही, इसके क्या कारण थे, और हमारे साथ इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम जानते हैं। 3 तारीख को मध्य प्रदेश की राजनीति का, यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भविष्य जो है ईवीएम में बंद है, लेकिन वो 3 तारीख को खुलेगा। अजीज खान साहब हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानते हैं। ये खान साहब, जो इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने विगत 18 वर्षों से यहाँ सत्ता में है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा एचएम जैसा कोई स्थिति बनी नहीं, कोई बहुत बड़ा हुड़दंग हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ नहीं, कोई बहुत बड़ी आसमानी सुल्तानी घटना हुई नहीं। तो इसलिए उनकी सरकार से लोग संतुष्ट हैं। लेकिन चूंकि एक ही चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज के बजाय किसी और को इस पद के लायक समझा या नहीं समझा, या उसी पर भरोसा रहा। लोगों में एक चेहरा देख के थोड़ी ऊब पैदा हुई है। और मैं समझता हूँ कि चेंज के रूप में, बदलाव के रूप में लोगों ने अधिक वोटिंग किया है। किस तरफ उसका जो होगा रुझान होगा, किस तरफ, किस पार्टी को इसमें बढ़त दिखती है वोटिंग प्रतिशत में? क्या आपका अनुभव क्या बोलता है? खासकर मैं दो चीज़ बताऊंगा, एक लाडली बहना योजना और एक नौजवान। इस बार पूरे प्रदेश में 26 लाख नया मतदाता सामने आया है। और उस यूथ ने किस पार्टी को वोट दिया है, अपना किसको अपना पसंद बताया, ये वो यूथ के दिमाग की उपज है। एक कारण वो है। दूसरा, लाडली बहना योजना शिवराज जी ने जो चलाई, उससे कोई अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, किसी भी समाज का, कोई भी जाति वर्ग का हो, सबको बराबर इसका फ़ायदा मिला। तो एक चीज़ और, फिर महिलाओं ने इस बार वोटिंग भी बहुत ताकत से किया है। महिलाओं की जो वोटिंग बढ़ी है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये सरकार के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि जो जिस सरकार ने ये योजना की और इसका इम्प्लीमेंट हुआ, इसका ये हुआ, लोगों को मदद मिली। ये नहीं कि कई महिलाओं को मिला किसी को नहीं मिला, तो लोगों को घर पहुँच मदद मिली। सरकार ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया। वह घर जहाँ चूल्हे चूल्हे जलने में परेशानी होती थी, जहाँ बेरोजगारी थी, जहाँ आदमी नौकरी पर नहीं जाता था, घर की रोजी रोटी चलाना मुश्किल था, इस 1,000 रुपये की राशि से घर के लोगों को सुकून मिला है और वहाँ दाल रोटी का प्रबंध हुआ है। इससे लोग खुश भी हैं। कितने सालों के बाद ये इतना प्रतिशत एकदम से बढ़ा है? मैं समझता हूँ कि 30-32 साल से मैं इस पत्रकारिता के दौर में हूँ। इतना मजबूत और ताकतवर वोटिंग मैंने कभी किसी विधानसभा चुनाव में नहीं देखा, खासकर महिलाओं में। महिलाओं के बाद मैं बार बार कहूँगा कि इन महिलाओं में हिंदू भी बड़ी संख्या में थी, मुस्लिम भी बड़ी संख्या में थी। ये नहीं कि मुस्लिम महिलाओं की कतारें लंबी थी और हिंदू महिलाओं ने वोट नहीं किया। बराबर समानता के आधार पर सब लोगों ने वोट किया, लेकिन ज़्यादा वोट किया। पंकज शर्मा है हमारे साथ। पंकज, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? ये जो बदलाव बताया अभी खान साहब ने, कि मैंने तो पहली बार देखा इतने सालों में। खान साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता बढ़ा है, जो वोटर परसेंटेज बढ़ा है, वो नए मतदाताओं से बढ़ा है। और ये जो नए मतदाता हैं, ये सारे जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। ये बायस्ड नहीं है किसी पार्टी के लिए। ये विकास को देखते हैं, ये अपने आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं और उस हिसाब से इन्होंने वोट किया है। तो आने वाले समय में जब इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे, तब दूसरी जो पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्हें भी समझ में आएगा कि हमें अब किस तरफ इस राजनीति की दिशा और दशा को ले जाना है, ताकि वोटिंग परसेंटेज ये बढ़ता रहे और इसी तरह से वो मेजोरिटी में जीत कर आते रहें। लेकिन ये युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद इतना प्रतिशत बढ़ा, तो ये क्या, कि आपने फील्ड पे काम किया, रुझान किधर होगा, किधर इनका झुकाव होगा, किस चीज़ को सोचा होगा वोटर ने, क्या सोच के वोट बढ़े? नहीं, देखिए, यदि हम पारंपरिक वाले वोट देखें, जो परंपरागत हैं, तो वो फिक्स होते हैं कि जिसको बीजेपी सपोर्टर है वो बीजेपी को देगा, जो कांग्रेस सपोर्टर है कांग्रेस को देगा। लेकिन इन परंपरागत वोटों से अब उतना फर्क नहीं पड़ता जितना बढ़े हुए परसेंटेज से पड़ता है। और बढ़ा हुआ परसेंटेज उन लोगों का होता है जो अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए राजनीतिक दल को चुनते हैं। वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं कि हमें कांग्रेस का ये प्रतिनिधि पसंद है या हमें ये प्रत्याशी पसंद है। वो एक सरकार को वोट करते हैं और वो चाहते हैं कि जो सरकार आज तक काम करती आई है उसे थोड़ा सा और मौका दिया जाए, ताकि जितना लेवल उन्होंने काम करने का लिया वो उससे ज़्यादा लेवल पर जाके काम करें। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ। हम इंदौर की बात करें आपसे, इंदौर में भी बहुत वोटिंग हुई है, अच्छी वोटिंग हुई है, बहुत सारी विधानसभा में, कुछ कुछ जगह कम हुई है। तो ये इंदौर के सिनेरियो को लेकर आप किस नज़र से देखते हैं? जी देखिए, मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है उसने
हम समीक्षकों के साथ आकलन जो हम लोग करते हैं उसके साथ और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस सबको एक तरह से हतप्रभ कर दिया है। जिस तरह के हालात हैं कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं अपने शहर के सारे नेता गायब से नदारत से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सभी को ये चिंता है कि आखिर ये किस तरफ स्विंग हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ना निश्चित रूप से अच्छा भी माना जाता है, लोकतंत्र के लिहाज से ये बेहद अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इंदौर के लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, ये कहीं ना कहीं आक्रोश भी कहीं इसमें दिखाई दिया और बड़ा हुआ आक्रोश कहीं सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है। कभी कभी अगर ये पॉजिटिव है और पक्ष में है तो सभी विधानसभा जो इंदौर की है, जिस तरह का माहौल यहाँ देखा गया, पहले 4-5 की बात कही जा रही थी, अब 6-3 की बात कही जा रही है। हो सकता है कि ये एक तरफा स्विंग हो और 8-1 भी पहुँच जाए सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में। और अगर स्विंग जिस तरह का अगर आक्रोश है, ये अगर आक्रोश की अभिव्यक्ति है तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि 6-3 दूसरी साइड चला जाए। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी कह पाना शायद जल्दबाजी होगी, हमें 3 तारीख का इंतजार करना ही होगा। ये बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने हमें इस अवस्था में लाके खड़ा किया, नहीं तो इसके पहले तमाम तरह के आकलन सामने आ रहे थे। इसमें लोकल मुद्दे जो थे इस चुनाव में वो हावी रहे हैं, जो वोटिंग प्रतिशत देखा, या प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इसमें आए हों? जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मुद्दागत तो ये चुनाव हुआ ही नहीं है, किसी मुद्दे का कोई इफेक्ट यहाँ पर देखा नहीं गया। कुल मिलाकर जो 18 साल का शासनकाल है बीजेपी का, तो एंटी इनकम्बेंसी जो हम फैक्टर होता है नेचुरली वो एक, और कहीं नेताओं के प्रति एक आक्रोश कहीं जो है वो थोड़ा सा नज़र आया। हालांकि उसकी कितना फ़ायदा उठा पाए, कौन सा दल उसका कितना फ़ायदा उठा पाया, क्या वो पार्टी सत्ता पक्ष के खिलाफ गया है या पक्ष में गया है, वो अभी डिसाइड करना। ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा, इसने एक्चुअली संशय की स्थिति खड़ी की है और यही सब लोग शायद बात समझ भी पा रहे हैं। हालांकि जो व्यक्तिगत यहाँ इंदौर के हिसाब से मुद्दे देखे जाएं तो जो यहाँ के नेताओं का कुछ समय से चरित्र सामने आया है कि हम ही सही हैं, आप सही हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ही सही हैं, ये एक चरित्र कहीं ना कहीं नेताओं का, लीडरशिप का, वो कोई भी हो, वो सामने आया है। तो उससे कहीं जनता में नाराजगी है कि साहब आप ही सही क्यों हो। कई ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर उन्होंने एक तरफा मनमानेपूर्ण निर्णय किए गए, और कुछ समय बीच में ऐसा भी था जब नगर निगम, चूँकि एक शहर की सरकार नगर निगम के माध्यम से चलती है, और नगर निगम में पिछले कुछ समय से लीडरशिप थी नहीं, बीच में कोरोना काल, उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी थे, तो वो जिस तरह से जो कुछ भी कार्य पद्धति अपनाई गई तो उसका आक्रोश कहीं जनता में है, और वो इस बड़े हुए मतदान में दिखाई भी दिया है। अब ये किस पक्ष में गया है, किस ओर इसने करवट ली है, ये 3 तारीख के बाद ही शायद तय हो पाएगा। राहुल जी हमारे साथ। राहुल जी, आपने तो बहुत काम किया फील्ड में, आप मिले भी हैं, मतदाताओं से भी मिले हैं, क्या अनुभव रहा आपका? ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, या मुद्दे काम आए, स्थानीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, वोटर के मन में क्या था, किस तरफ झुकाव था? जी बिल्कुल धर्मेश जी, जिस तरह से इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज हाई हुआ है, तकरीबन 2.5% से ज़्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, अगर हम 2018 के इलेक्शन से तुलना करें तो। साथ ही अगर हम मुद्दे की बात करें, जो आपने कहा कि कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस बार कौन से मुद्दे हावी रहे। इस बार राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उसको देख के भी कई सारे हम लोग, चूँकि वोटर्स से लगातार हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूमे हैं, कई सारे वोटरों से हम लोगों ने इस दौरान चर्चा की थी और उनसे यही पूछा कि आप जब वोट करने जा रहे हैं तो कौन से मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि विधानसभा के चुनाव में जो लोकल मुद्दे हैं वो और प्रादेशिक मुद्दे हैं वो जितने हावी रहे, उससे कहीं ज़्यादा मुद्दे राष्ट्रीय स्तर की बात लोग जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से जो इकोनॉमी की बात की जा रही है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो हमको जानने को मिले इन वोटर्स के ज़रिए। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सीन जो है वो देख रहा है मतदाता मतदान करने के पहले, और यही कारण है कि उसने काफ़ी कमिटेड होकर वोट भी किया है। जो 2.5% से ज़्यादा का जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसमें कई सारे युवा वोटर्स भी थे, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो खास तौर से रोजगार से जुड़ी हुई है, जो उनके करियर से जुड़ी हुई है, उसको लेकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो लाडली बहना योजना है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था शुरू से ही, जैसे ही ये योजना लॉन्च हुई थी उसके बाद जब पैसे खाते में ट्रांसफ़र होना शुरू हुए थे, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है।
साइलेंट वोटिंग, मतलब जो जनता तय नहीं कर पा रही है, पार्टी भी नहीं बोल पा रही खुल के, क्या लगता है आपको? देखिए, साइलेंट वोटिंग में तो बिल्कुल मैं राहुल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जनता अब काफ़ी इस बार काफ़ी जो है एक परिपक्वता से उन्होंने वोटिंग की है। उन्होंने मतलब जितनी भी जैसे कि बताई कि लाडली बहना योजना का महिलाओं की वोटिंग पे तो फर्क पड़ा ही हुआ है, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें जो है आई है कि घरों में विवाद हो रहा है कि जो घर के जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ वोट जाना चाहिए, लेकिन महिलाएं लाडली बहना के चक्कर में कह रही है कि मामा को वोट दो और कमल के फूल को वोट दो। तो लाडली बहना का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो दिख रहा है महिलाओं के ऊपर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से। लेकिन इस बार जो है दोनों ही पार्टियां खुलकर जो है सामने नहीं आ रही, कोई भी कॉन्फिडेंटली आ नहीं पा रहा। अभी भी सब यही कह रहे हैं कि 50-50 है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जनता जो है इस बार जो ज़मीनी स्तर के, जैसे जो इंदौर की अगर हम बात करें तो जो नगर निगम की जो पिछले सालों में जो कार्य प्रणाली रही है उससे जनता काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान रही है। तो वो खुल के ही कह रही है कि अब हम जो है बदलाव चाह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो जनता है वो प्रादेशिक स्तर पर जो सरकार है उससे तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, लेकिन केंद्र में जो है वो भाजपा की तरफ ही है। जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे पब्लिक रिव्यू लेने गए थे, तो चुनाव के पहले ये देखने में मिला कि एक विसंगति थी कि कितने सारे वोटर्स को तो ये पता ही नहीं था कि कल मध्य प्रदेश में चुनाव है। चुनाव के एक दिन के पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। उनसे जब हम कह रहे थे कि क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, आपको किसकी सरकार के काम पसंद है, क्या लगता है इस बार क्या होगा, तो वो कहते थे कि मोदी आएगा। उनको पता ही नहीं था कि मध्य प्रदेश के चुनाव हैं। तो मामा से तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बार नाराज़गी देखने को मिल रही है जनता में। लेकिन केंद्र में अगर उनका जो झुकाव है वो मोदी की लहर है तो उन्हीं की तरफ है। साथ ही राम मंदिर का एक जो मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है जनता के दिलो दिमाग पर। मतलब उनसे कुछ भी अगर उनसे आप बात करो तो युवा तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बात करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी एक राम मंदिर जो है बोले राम मंदिर बनवा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो एक ये मुद्दा है ये काफ़ी ज़्यादा जनता के दिमाग पर काम कर रहा है। तो जैसा कि निकिता ने बताया कि धार्मिक मुद्दे भी हावी हैं। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंदौर 1 और 2 को लेके, सबसे अलग अलग पूछूंगा मैं आपसे। 1 और 2 का पूछ रहा हूँ, इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 और 2, क्या लगता है आपको वहाँ का वोटिंग प्रतिशत देख के किधर का पलड़ा भारी रहेगा? विधानसभा 1 से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी चुनाव मैदान में हैं और खुद को वो सीएम के पैरेलल मानते रहे हैं और दावेदारी भी कई बार वे जता चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कैलाश जी जैसे बड़े नेता को विधानसभा चुनाव लड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न है और इसका जवाब लोग समझ भी रहे हैं और उनके पास में जवाब भी है कि आखिर ये कारण है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी जो महापौर चुनाव हार चुके हैं लेकिन इस समय सिटिंग एमएलए हैं, वो उन्होंने बड़ा जोरदार ढंग से इस चुनाव को लड़ा है। फैसला अप्रत्याशित हुआ ऐसा मैं मान रहा हूँ। हालांकि कैलाश जी की जीत के दावे तमाम मीडिया बंधुओं तक जा रही है, मीडिया संस्थान दे रहे हैं, सट्टा बाजार कह रहा है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो अप्रत्याशित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। रही बात आपने 2 नंबर की कही है, तो परंपरागत सीट है भाजपा की, और लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ से भी इस बार भाजपा की लीड कम होगी। पंकज, 3 और 4 3 और 4 का जो आकलन है वो बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत में यदि देखा जाए तो वहाँ 3 नंबर जो विधानसभा है वहाँ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनके सुपुत्र रहे हैं और वो काफ़ी अच्छी मेजोरिटी से जीते हुए हैं। और ये सीट जो है कांग्रेस से छीनी हुई सीट है जो 2 बार से बीजेपी को मिली हुई है। लेकिन वहाँ अब जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो विधायक वहाँ ऑलरेडी आकाश विजयवर्गीय थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उनको जो टिकट नहीं दिया गया या उनको मौका नहीं दिया गया, वहाँ इस बात का विरोध जो है मतदाता अपना दर्ज कराएंगे और पूरा जिस तरह का सिनेरियो बना है उस हिसाब से ये सीट बीजेपी के हाथ से जाएगी। और ये परंपरागत जो सीट पहले महेश जोशी जी की रही है वो उनके बेटे पिंटू जोशी को मिलेगी। और ये एक तरह से इसको हार जीत नहीं देखा जाए, बल्कि बीजेपी इसको ये देखे कि उन्होंने अपने एक विधायक को मौका नहीं दिया और उन्होंने अपने हाथ से ये सीट गंवाई है। रही बात 4 नंबर की, तो 4 नंबर विधानसभा में जो है वो तो फिर उसे हमारे यहाँ इंदौर शहर में अयोध्या कहा जाता है और हिंदुत्व वो बीजेपी वाली सीट का गढ़ है और वो अभेद किला है। हालांकि वहाँ से फिर से मालिनी गौड़ जी को दिया गया है टिकट और वो इसमें जीतने में कामयाब होंगी, क्योंकि जो उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी वो काफ़ी कमज़ोर है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो खुद अकेले ही लड़ते रहे, उनके खुद के साथ में उनके खुद के पार्टी के या समाज के कह लें या उनके साथी कह लें, वो लोग इतना एफर्ट्स नहीं लगा पाए जितने उन्हें लगाने चाहिए थे। वो एक तरफा चुनाव है। शर्मा जी, 5 नंबर, बड़ा अच्छा चुनाव हुआ है वहाँ,
जी बिल्कुल, 5 नंबर इंदौर की सबसे बड़ी विधानसभा है, चाहे क्षेत्रफल के मान से कहें चाहे मतदाताओं के मान से। 4 लाख से अधिक, करीब 4.25 लाख मतदाता 5 नंबर विधानसभा में है। और दोनों ही प्रत्याशी महेंद्र सिंह हार्डिया और सत्तू पटेल कांग्रेस से, दोनों के बीच में यहाँ कड़ा मुकाबला है। अभी तक ये कह पाना कि ऊँट किस करवट बैठेगा, पिछला चुनाव 1000 मतों के अंतर से हार्डिया जीते थे, तो निश्चित रूप से एक चुनौती उनके सामने थी। और इस बार ये भी एक फैक्टर था कि हार्डिया एज फैक्टर में आ गए हैं, तो मोदी का जो पहले उन्होंने प्लानिंग की थी कि 70+ वालों को शायद वो टिकट ना दे, तो उसके चलते काफ़ी समय तक ये संशय भी बना रहा कि उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिरकार उन्हें टिकट मिला और चुनाव बड़ा दिलचस्प यहाँ पर हुआ है। दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया है और सत्तू पटेल भी यहाँ से पहले जीते हुए हैं एक बार, तो वो भी विधायक रहे हैं। तो दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ देखा गया है और लगता है कि बहुत थोड़े से मार्जिन से, जैसे पहले 1000 से फैसला हुआ था, बहुत थोड़े से मार्जिन से कोई 2-5 हज़ार से ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। निकिता, राऊ और महू, आपने तो वहाँ बहुत काम किया है। देखिए, राऊ में तो एक तरफा जो है जीतू पटवारी जी का ही माहौल है, क्योंकि वहाँ पे जो मधुकर वर्मा है वो स्थापित नहीं कर पाए जनता के बीच में। और अगर महू की बात करूँ तो उषा ठाकुर वहाँ से जो अभी सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, तो लेकिन वहाँ की जनता उनके काफ़ी विरोध में है, क्योंकि उषा ठाकुर की एक ये बात है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी उनसे नाराज रहते हैं। वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला इस बार। इसका कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि अंतर सिंह दरबार को इसका फायदा मिल सकता है उषा ठाकुर के विरोध का, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वो सीट जो है उषा ठाकुर के पास ही जाएगी। राहुल भाई, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप बहुत गए हैं, सांवेर देपालपुर, क्या आपको लगता है वहाँ अच्छा वोटिंग हुआ है सांवेर और देपालपुर में? क्या लगता है आपको वहाँ की विधानसभा के बारे में, किधर होगा रुझान जनता का? देखिए, सांवेर में तुलसी सिलावट जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका पलड़ा शुरू से ही भारी माना जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से जैसे ही रीना बोरासी का टिकट घोषित किया, उसके बाद से ही तुलसी सिलावट का जो पलड़ा है वो भारी माना जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो किसी बड़े नेता को वहाँ से उतार सकती है। प्रेमचंद गुड्डू का नाम वहाँ से चला था, तो अगर प्रेमचंद गुड्डू को उतारा जाता तो वाकई में सांवेर की जो जंग है वो काफ़ी दिलचस्प हो जाती। ऐसे में चूँकि पिछला जो चुनाव था, जो उपचुनाव था, उसमें 50,000 से ज़्यादा के रिकॉर्ड मतों से तुलसी सिलावट विजय रहे, लेकिन ये जो 5 साल है उसमें कहीं ना कहीं जनता जो है उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी माहौल बना हुआ था। लेकिन जिस तरह से रीना बोरासी को कांग्रेस ने एक टिकट दिया है और प्रेमचंद गुड्डू चूंकि रीना बोरासी से अलग हुए हैं, उनका सपोर्ट भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जो है वो रीना बोरासी को इन चुनाव में डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तुलसी सिलावट की जो जीत है वो वहाँ से तय मानी जा रही है। देपालपुर एक ऐसा विधानसभा है धर्मेंद्र भाई हमारे पूरे इंदौर में, जहाँ पे ये माना जाता है जैसे जिस तरह से राजस्थान की राजनीति है, जिस तरह से साउथ की राजनीति की एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा, इस तरह का हम अगर पुराने ट्रेंड देखें, पुराने रिजल्ट देखें, तो ये बिल्कुल ट्रेंड देपालपुर की जनता का देखने को मिलता है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि विशाल पटेल जो है उनकी स्थिति जो है वो इस बार पलट सकती है अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत कैंडिडेट खड़ा करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से उसी कैंडिडेट को उतारा जो 2018 में विशाल पटेल के हाथों हार का सामना कर चुके हैं। मनोज पटेल को उन्होंने उतारा। मनोज पटेल को लेकर पहले से ही कई सारे ऐसे वहाँ की जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से वो लोग नाराज रहे हैं। उसका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है वो वहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद राजेंद्र चौधरी जो एक उभरता हुआ नाम था, जबरेश्वर सेना के प्रमुख भी हैं, कई सारे उनके जो समर्थक है वो काफ़ी बड़ी संख्या में, और उनका जो समर्थक है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो युवा वर्ग है, काफ़ी बड़ी संख्या में युवा वर्ग उनके साथ में जुड़ा हुआ है। और ये उन्होंने कई बार वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हुए हैं, विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें उन्होंने साबित भी किया है। यही जो धरना प्रदर्शन है, उनके जो काम है, इसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट मांगने भी गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट न देते हुए एक बार फिर से मनोज पटेल को चुनाव मैदान में उतारा। राजेंद्र चौधरी खुद ही मैदान में एक बार फिर से उतरे हैं। तो ऐसे में देपालपुर का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके खड़े होने से सीधा सीधा नुकसान जो है वो मनोज पटेल को देखा जा रहा है। तो ये जो नुकसान है उसके चलते विशाल पटेल का पलड़ा एक बार फिर से वहाँ पर भारी नज़र आ रहा है। तो ऐसे में संभावना है कि ये सीट जो है वापस विशाल पटेल जीत सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि जो वोटिंग प्रतिशत तो बड़ा है, लेकिन जनता का रुख किधर है, क्योंकि वोटर्स जो हैं वो साइलेंट है। अब ये राजनीतिक
नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का, मध्य प्रदेश का भविष्य, ये 3 तारीख को ही तय होगा। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।